नमस्कार। आज तारीख है 22 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। एक यूपीएससी लेक्चरर की तरह अगर मैं संक्षिप्त परिचय दूं तो पहला विषय है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में लगने वाले आग का विज्ञान, हाल ही में इंदौर में जो घटना हुई उसके हवाले से। हाँ, और दूसरा मुद्दा है मिडिल ईस्ट का भारी संकट, जिसमें हम इजराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच का इतिहास और वर्तमान स्थिति देखेंगे। और तीसरा विषय होगा सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो एडॉप्टिव मदर्स मतलब गोद लेने वाली माताओं के मैटरनिटी लीव के अधिकार को नया आकार देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 18 मार्च को इंदौर में हुई उस दर्दनाक घटना की। जहां एक ईवी चार्जिंग पॉइंट से आग लगी थी। हाँ, और उस आग में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की जान चली गई। वहां स्थिति और भयानक इसलिए हो गई क्योंकि घर में एलपीजी सिलेंडर्स रखे थे। ऊपर से अंदर एक पेट्रोल वाली स्पोर्ट्स बाइक पार्क थी। और सबसे डरावनी बात यह हुई कि जैसे ही आग लगी पावर फेल हो गया। तो उनके इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स जैम हो गए होंगे। एग्जैक्टली। लोग अंदर ही फंस गए। पर यहाँ मेरा एक बेसिक सवाल है, इन ईवीज में वही लिथियम आयन बैटरीज होती है ना जो फोन और लैपटॉप में होती हैं? बिल्कुल वही होती हैं। तो अचानक ये इतना बड़ा बॉम्ब कैसे बन जाती हैं? इसको विज्ञान की भाषा में थर्मल रनअवे कहते हैं। असली खतरा यही है। होता क्या है, इन बैटरीज में बहुत सारे सेल्स होते हैं। हर सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होती है। अच्छा। और उनके बीच में एक बहुत पतली सी प्लास्टिक की दीवार होती है जिसे सेपरेटर कहते हैं। जब किसी एक सेल का सेपरेटर टूट जाता है या पिघल जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब सेल ओवरहीट हो जाता है। हाँ, और वो एक अकेला सेल इतनी तेजी से गर्म होता है कि वो अपने आसपास के सेल्स को भी ओवरहीट कर देता है। ये एक अनस्टॉपेबल चेन रिएक्शन बन जाता है जो गाड़ी के कूलिंग सिस्टम की क्षमता से बिल्कुल बाहर निकल जाता है। सही कहा। और इस पूरी प्रक्रिया में हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसी जहरीली गैसेस निकलती हैं जो आग को एक ब्लास्ट की तरह बाहर फेंकती हैं। इसको तो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे माचिस की तीलियों की एक लंबी लाइन रखी हो, एक जली तो सब जलेंगी। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने, वही होता है अंदर। लेकिन ये थर्मल रनअवे आखिर शुरू क्यों होता है? क्या यह सिर्फ गर्मी की वजह से है या चार्जिंग में कोई गड़बड़ी होती है? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो नीचे से कोई हार्ड इम्पैक्ट हो जाए, जैसे गाड़ी किसी गड्ढे में जोर से गिरी और केसिंग डिफॉर्म हो गई तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ। दूसरा बड़ा कारण है ओवरचार्जिंग। लोग अक्सर सस्ते या थर्ड पार्टी चार्जेस यूज करते हैं और ओवरनाइट चार्ज पर छोड़ देते हैं। वहां चार्ज गलत जगह जमा हो जाता होगा। बिल्कुल। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी होते हैं और पुरानी बिल्डिंग्स की वायरिंग जो ईवी का हेवी करंट झेल नहीं सकती, वहां से भी आग शुरू हो सकती है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या रोल है? जैसे हमारे यहाँ गर्मी इतनी होती है। बहुत बड़ा रोल है। बहुत ज़्यादा गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट में गाड़ी पार्क करना खतरनाक है, या फिर लॉन्ग ड्राइव के तुरंत बाद चार्ज करना, क्योंकि बैटरी पहले से गर्म होती है। सही पकड़ा। एक और फैक्टर है फ्लडिंग। अगर गाड़ी फ्लडेड सड़क पर चली और गंदा पानी अंदर घुस गया तो वो धीरे धीरे शॉर्ट सर्किट करता है। बाप रे। पर लोग कहते हैं कि पेट्रोल कार्स में तो आग ज्यादा लगती है। ये सच है, पेट्रोल कार्स में आग ज्यादा लगती है, लेकिन ईवी की आग ज्यादा गर्म होती है, जल्दी फैलती है और बुझाना लगभग मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जलते वक्त खुद ऑक्सीजन रिलीज करती है। वेट, सच में? तो अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर्स चलाएं तो? कोई फायदा नहीं होगा। वो आग खुद को फ्यूल करती रहती है। इसलिए उनको बुझाने के लिए हजारों लीटर पानी डालकर बस टेम्परेचर कम करने की कोशिश की जाती है। तो इससे बचाव का क्या तरीका है फिर? इंडस्ट्री अभी नई इवेपोरेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और लिक्विड की जगह सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट वाली सॉलिड स्टेट बैटरीज पर भी काम चल रहा है, जिससे रिस्क कम हो जाए। हाँ। वैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने 2023 में नए सेफ्टी नॉर्म्स भी निकाले थे। पर यूजर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा सर्टिफाइड चार्जर यूज करें और लॉन्ग ड्राइव के बाद बैटरी ठंडी होने दें। सही बात है। तो जहां एक तरफ हमने टेक्नोलॉजिकल चेन रिएक्शन देखा, वहीं अब एक जियोपॉलिटिकल चेन रिएक्शन को समझते हैं जो पूरे मिडल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रहा है। बिल्कुल। यूएस, इजरायली और ईरान का जो युद्ध चल रहा है वो अपने चौथे हफ्ते में है। और 16 मार्च 2026 को इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया है, खासकर ख़याम जैसे सदर्न लेबनान के पहाड़ी इलाकों में। हाँ, और एयर स्ट्राइक्स में तो 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
करीब 1 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं, यानी उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े हैं। हालात काफी खराब है वहाँ। लेकिन मैं टाइमलाइन मैप करने की कोशिश कर रहा था। नवंबर 2024 में तो दोनों पक्षों में सीज फायर हो चुका था ना, तो अचानक ये ग्राउंड ऑफेंसिव क्यों? इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अक्टूबर 2023 में हमास अटैक हुआ और हिजबुल्लाह ने शीबा फार्म्स में फायरिंग की। फिर सितंबर 2024 में इजराइल द्वारा हसन नसरुल्लाह की हत्या हुई। सही। उसके बाद नवंबर 2024 में सीज फायर हुआ, पर आग वापस तब भड़की जब फरवरी 2026 में यूएस इजरायली स्ट्राइक द्वारा आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या कर दी गई। ओह, उसके बाद हिजबुल्लाह ने फिर से रॉकेट्स फेंके? हाँ, और उसके जवाब में इजराइल ने ये ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया। पर इसका इतिहास निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है। ये दुश्मनी नई नहीं है। मतलब ये 1980 से शुरू हुई थी? बिल्कुल। हिजबुल्लाह 1982 में इजराइल के लेबनान इन्वेजन के बाद उभरा था। उस वक्त इजराइल पीएलओ को हटाने का प्रयास कर रहा था। तो ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह ने एक रेजिस्टेंस ग्रुप की तरह शुरुआत की है। हाँ, और 2000 में उन्होंने इजरायली ट्रूप्स को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था, जिसे पहली अरब विक्ट्री कहा गया। उसके बाद 2006 की जंग हुई, जिसमें ये एक बहुत मजबूत सोशो पॉलिटिकल फोर्स बन गए। लेकिन अगर वो इतने मजबूत थे, तो अभी उनकी स्थिति इतनी पतली क्यों लग रही है? क्योंकि उन्हें हाल ही में 2 बहुत बड़े झटके लगे हैं। पहला, सितंबर 2004 में जो पैगस के ब्लास्ट हुए थे, उसने हिजबुल्लाह के लीडरशिप को हिलाकर रख दिया था। उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क टूट गया होगा। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा झटका लगा दिसंबर में, जब सीरिया में बशार अल असाद की सरकार गिर गई। वही जो हयात तहरीर अल शाम ने दमास्कस पर कब्जा कर लिया था, सिर्फ 12 दिन में। हाँ, वही। इस घटना ने एक बहुत बड़ा लैंड ब्रिज काट दिया। लैंड ब्रिज मतलब हथियारों की सप्लाई लाइन? सही कहा। ईरान से हिजबुल्लाह तक जो हथियार आते थे, वो सीरिया होते हुए आते थे। असद की सरकार गिरने से वो रास्ता बंद हो गया। तो अभी दोनों पक्षों के लक्ष्य क्या हैं इस ग्राउंड ऑफेंसिव में? इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री ताकत पूरी तरह खत्म हो जाए और लिटानी रिवर के साउथ में एक बफर जोन बन जाए। और हिजबुल्लाह का क्या मानना है? उनका मानना है कि वो अपनी लेबनीज टेरिटरी को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने 2 मार्च से हजारों रॉकेट्स दागे हैं। लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिक्स शतरंज में पिस तो आम लेबनीज जनता रही है। बिल्कुल। आम नागरिक सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। युद्ध और जियोपॉलिटिक्स में हमने देखा कि परिवार कितने प्रभावित होते हैं। अब वापस भारत चलते हैं। यहाँ परिवारों को जोड़ने की दिशा में कुछ अच्छा हुआ है। हाँ, बच्चों को सुरक्षा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कानूनी फैसला सुनाया है। एससी ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 को रद्द कर दिया है, जिसे स्ट्राइक डाउन करना कहते हैं। जो कि पहले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का हिस्सा था। पहले नियम ये था ना कि 12 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव सिर्फ उन्हीं माताओं को मिलेगी जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे अडॉप्ट करती हैं। हाँ, और अब एससी ने ये 3 महीने वाली उम्र की शर्त पूरी तरह हटा दी है। इस कानून का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पहले 1929 का बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था, फिर 1961 का एक्ट आया जिसमें 12 वीक्स की लीव। फिर 2017 में एक बड़ा अमेंडमेंट आया जिसमें बायोलॉजिकल मदर्स के लिए छुट्टी 26 वीक्स कर दी गई। सही। और उसी अमेंडमेंट में अडॉप्टिव और सरोगेट मदर्स के लिए पहली बार 12 वीक्स की लीव जोड़ी गई, पर उसमें एक कमी रह गई। वही 3 महीने की शर्त। हाँ, कानून बनाने वालों ने प्रेगनेंसी और बायोलॉजिकल एंगल से सोचा। उन्होंने सोचा कि बच्चा 3 महीने का हो गया है तो उसे उतनी केयर नहीं चाहिए। जबकि अडॉप्शन का प्रोसेस तो पूरा अलग होता है। मुझे यहाँ 2021 की पिटिशनर लॉयर हमसा नंदिनी नंदूरी का केस याद आ रहा है। जी, जिन्होंने 2017 में सिबलिंग्स अडॉप्ट किए थे। हाँ, और उन्हें अपनी लॉ फॉर्म से सिर्फ 6 हफ्ते की छुट्टी मिली थी। उन्होंने आरटीआई लगाई थी तो पता चला कि देश में 5% से भी कम अडॉप्टेड बच्चे 3 महीने से छोटे होते हैं। लीगल अडॉप्शन प्रोसेस इतना लंबा होता है कि बच्चा 3 महीने से बड़ा हो ही जाता है। एकदम सही। और इस पर डॉक्टर नूपुर गोयल, जो एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी दी थी। उन्होंने उस पौधे का उदाहरण दिया था ना। हाँ, उन्होंने कहा कि एक अडॉप्टेड बच्चे को 2 बार उप्रूट किया गया होता है, जैसे एक पौधे को 2 बार उखाड़कर लगाया गया हो। और बड़े बच्चों को नए माहौल में रूट्स जमाने के लिए, यानी जड़ें जमाने के लिए और भी ज्यादा समय चाहिए होता है। माँ के साथ की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी रीजनिंग को अपनाया है ना? बिल्कुल। एससी ने क्लियरली नोट किया कि ऑर्फनेजेस में बड़े होने वाले बच्चों में स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स आम बच्चों से काफी ज्यादा होते हैं। तो उन्हें फेमिलियल एनवायरनमेंट यानी पारिवारिक माहौल चाहिए। हाँ, और माँ का समय चाहिए ताकि वो उस नए माहौल को अपना सकें। और पता है, एससी ने यूनियन गवर्नमेंट को पैटर्निटी लीव पर भी कानून बनाने का सुझाव दिया है।
पिताओं के लिए भी छुट्टी होनी चाहिए। ये भी एक बहुत जरूरी कदम होगा आगे चलकर। इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा आम जिंदगी पर, जैसे मधुमिता वेंकटरमन जैसी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। जिन्हें उनकी कंपनी ने खुद 1.5 साल की लीव दी थी 3.5 महीने के बच्चे के लिए। हाँ, तो वो अपना करियर और मदरहुड बैलेंस कर पाएंगे, जबकि पहले इस कानून की कमी के कारण डॉक्टर गोयल को जॉब छोड़नी पड़ी थी। अब इस नए कानून से नागरिकों को सीधा अधिकार मिलेगा। ये सामाजिक सुरक्षा को सच में बेहतर बनाने वाला फैसला है। तो चलिए आज के इस अध्याय को समेटते हैं। हमने ईवी बैटरीज के अंदर की केमिस्ट्री और उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को समझा। साथ ही मिडल ईस्ट के मैप को बदलने वाले दशकों पुराने इतिहास और संकट को देखा। और भारत में मातृत्व के आकार को बदलने वाले एक बेहतरीन कानूनी फैसले पर भी चर्चा की। ये सभी मुद्दे यही बताते हैं कि हमारे आसपास के सिस्टम कितनी तेजी से बदल रहे हैं। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो बदलना जरूरी है। सही बात है। तो अंत में सीखने वालों के लिए एक विचार उत्तेजक सवाल छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, सोचिए इस बारे में। एक तरफ हम ईवी जैसी नई टेक्नोलॉजीज को सुरक्षित बनाने के लिए सॉलिड स्टेट बैटरीज और नए कानून ला रहे हैं। अपने सामाजिक कानूनों को भी वक्त के साथ बेहतर कर रहे हैं, जैसे मैटरनिटी लीव। हाँ, तो क्या हमारा ग्लोबल डिप्लोमेटिक सिस्टम इतना पुराना हो चुका है कि इसमें अब थर्मल रनअवे जैसी स्थिति रोकी नहीं जा सकती? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी अब किसी नए सेफ्टी प्रोटोकॉल या पूरी तरह से एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत है, ताकि युद्ध के इस सिलसिले को हमेशा के लिए रोका जा सके? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ नए और अहम विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सवाल